मॉर्निंग क्लास। कल क्या पढ़ रहे थे हम? हम्म टाइप्स ऑफ ऑफर देखे थे। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने इसेंशियल्स देखे उसके, वैलिड ऑफर के, राइट। वो इसेंशियल्स जो थे वो अभी टॉपिक वैसा का वैसा सेम रिपीट होने वाला है, ठीक है। उधर हम लोगों ने हेडिंग में क्या लिखा था? इसेंशियल्स ऑफ ऑफर लिखा था। अभी हम लोग इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर और पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। अभी मैं बता दूंगी उसमें क्या डिफरेंस है दोनों पॉइंटर्स में। पहले मुझे ये बताओ टाइप्स ऑफ ऑफर्स कौन कौन से होते हैं? हम्म। हम्म। ओके, ठीक है। क्रॉस ऑफर क्या होता है? हम्म। अच्छा, और काउंटर ऑफर? ठीक है, काउंटर ऑफर। हम्म। बिल्कुल सही है, मॉडिफिकेशंस होता है ओरिजिनल ऑफर में। तो क्या हम इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे ओरिजिनल ऑफर का? ओरिजिनल ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है क्या काउंटर ऑफर? यस? नहीं, नो, रिजेक्शन होता है ना वो तो। याद करो, हमने पढ़ा था ना, इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। क्योंकि मुझे ओरिजिनल वाला एक्सेप्टेड नहीं है, तभी तो मैं उसके अंदर क्या कर रही हूँ, मॉडिफिकेशंस करके बोल रही हूँ, है ना। तो वो रिजेक्शन होता है। एक और नाम होता है काउंटर ऑफर का, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ना, ऐसे दो नाम थे उसके। ठीक है, जनरल में और उसमें क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक में? हम्म। ठीक है, ओके। एंड स्टैंडिंग ऑफर? जो लॉन्ग टाइम के लिए ओपन रहता है। ठीक है, ये टाइप्स हम लोगों ने देख लिए थे। और एक केस और पढ़ा था हम लोगों ने कल। ठीक है, और इससे पहले एक और केस हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, फाइन। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, एक केस हम ये पढ़ चुके हैं जिसमें सोशल अग्रीमेंट्स के बारे में बताया था कि वो वैलिड नहीं होते हैं। एंड दूसरा अभी हम लोगों ने कल पढ़ा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, ऐसे करके हमने दो केसेस कर लिए हैं। अच्छा, इसका हमें कंटेंट लिखना था, बाकी वैसे हमने कहानी तो पूरी समझ ली थी इसमें क्या हो रहा था। ठीक है, इंडेक्स बनाना स्टार्ट किया क्या तुम लोगों ने? कर दिया है? नहीं कर दिया? बाकी लोग भी करो, ये चीज तुम्हें लास्ट में बहुत हेल्प करेगी, वरना ये केस लॉस के नेम्स जो है ना वो याद नहीं रह पाएंगे तुम्हें, है ना। तो अभी मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लर्न करो, अभी तो मैं तुम्हें क्लास में 10 बार बुलवा दूंगी ना, तुम्हें अपने आप लर्न हो जाएगा वो। ओके, लेकिन थोड़ा सा ये एफर्ट्स डालो कि वो लिस्ट प्रिपेयर करने का करो। कल मैंने बताया था ना 3 कॉलम्स करके बनाना है, उसमें डाउट है क्या किसी को कि कैसे बनाना है? नहीं ना। तो वो 3 कॉलम्स बनाओ, पहले केस लॉ का नाम लिखेंगे, फिर उसके अंदर स्टोरी क्या है वो लिखेंगे, एंड थर्ड कॉलम में उसका जजमेंट लिखेंगे। जजमेंट मतलब फाइनल क्या कंक्लूजन निकला है उसका, ऐसा करके। ओके, तो अभी हम लोगों को इसमें क्या लिखना है? केस लॉ का पूरा फैक्ट्स वगैरह लिखना है ना। फ्लो चार्ट ही बनाते हैं इसका भी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कंपनी के फैक्ट्स लिखेंगे। ये जो कंपनी है, कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी, ये कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चर्स अ स्मोक बॉल which prevents इन्फ्लुएंजा वायरस। लिख लो, इसका कंटेंट लिख लो तुम लोग। मैन्युफैक्चर्स अ स्मोक बॉल विच प्रिवेंट्स इन्फ्लुएंजा वायरस। और इसी की एक कस्टमर थी बाय द नेम
कार्लिल, who bought smoke ball and still suffered from influenza. एक चीज यहाँ पे और लिखेंगे, announced a reward to those who suffered influenza in spite of using their product. मतलब ये कंपनी स्मोक बॉल बनाती थी, प्लस इस कंपनी ने एक ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस किया था, और कार्लिल एक कस्टमर है इनकी जिसने ये खरीदा, और उसके बावजूद इसको क्या हो गया, ये वायरस हो गया. Held she can recover the amount of reward from company as it is deemed that she has accepted the offer. She has accepted the offer. ये हेल्ड करके हम जो लाइन लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, जजमेंट है, यानी कि ये जजमेंट आया है. अभी अगर तुम्हें स्टेटमेंट्स बना के लिखने में दिक्कत हो इसमें से, तो मैं पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे ये स्टोरी कैसे जा रही है. हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पहले बताएंगे कि ये कंपनी जो है ये क्या करती है, स्मोक बॉल बनाती है, ठीक है. प्लस इस कंपनी ने क्या किया, इस टाइप का एक रिवॉर्ड अनाउंस किया. फिर कार्लिल इसकी एक कस्टमर थी जिसने इससे ये खरीदा, और फिर भी इसने ये इन्फ्लुएंजा सफर कर लिया. लास्ट फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि हेल्ड कोर्ट का जजमेंट ये आया कि ये रिवॉर्ड क्लेम कर सकती है. वाई? बिकॉज हम ये मानेंगे कि इसने वो प्रोडक्ट खरीदा है, मतलब कंपनी की इस रिवॉर्ड को, इस स्कीम को इसने क्या किया है, एक तरीके से एक्सेप्ट किया है. तो एक्सेप्ट किया है तो मतलब ये रिकवर करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी. ऐसा तो पॉइंट्स मार्क कर लो, इससे तुम्हें आंसर को बनाने में दिक्कत नहीं आएगी. एंड चार्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया ना, तो चार्ट एज इट इज तुम्हारे दिमाग में, तुम 2-3 रिविजन करोगे ना, ये ऐसे के ऐसे छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में. ठीक है, क्लियर.
सही है एकदम। अब देखो मैंने वो जो तुम्हें 3 कॉलम्स बना करके इंडेक्स बनाने के लिए कहा है ना, वो कैसे बनाओगे? सबसे पहले पहले वाले कॉलम में केस लॉ का नाम लिख देना जो हमने ऊपर लिखा था, कार्बोलिक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है। स्टोरी के अंदर क्या लिखोगे? ये जो हमने ये दोनों चीजें लिखी है ना, ये शॉर्ट में एक एक लाइन में उसमें समझा देना, मतलब तुम्हें खुद को वो एक एक लाइन पढ़ करके पूरी स्टोरी याद आ जाए, इस टाइप से उसका वो बना देना। मतलब तुम चाहो तो तुम हिंदी में भी लिख सकते हो उसमें, मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि तुम्हें कहानी याद रहे और केस लॉ का नाम याद रहे, ऐसा। वो लिख के फिर जो जजमेंट वाला कॉलम था उसमें ये हेल्ड वाली लाइन लिख लेना शॉर्ट में कि शी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, दैट्स इट। ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हें केस लॉ के नाम याद रहेंगे, और केस लॉ के नेम्स कोट करना अपने आंसर में बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है, मतलब तुम्हें बोनस मार्क्स मिलते हैं उस चीज के, ठीक है। बट बोनस का ये मतलब नहीं है कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बोनस का ये मतलब नहीं है। बोनस का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे आंसर की क्वालिटी ऐसी थी कि वो 5 में से तुम्हें 3 देने वाला था, तो वो ये केस लॉ देख करके वो क्या दे देगा, 4 नंबर दे देगा, ऐसे। तो डिपेंड करता है तुम आंसर कैसा लिख रहे हो, तुम्हें 1 नंबर ज्यादा मिल जाता है अगर तुम सेक्शन कोट करोगे और ये केस लॉ कोट करोगे तो। ओके, ये क्लियर है स्टोरी एकदम इसकी। अब ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज essentials of a valid offer। अच्छा, पिछली बार जब हमने इसेंशियल्स लिखे थे ऑफर के, एक बार पीछे जाके नोटिस करो, क्या उसकी हेडिंग में हम लोग ने वैलिड वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। तो वो क्या है, वो जनरल इसेंशियल्स हैं उसके, मतलब कहां से निकल के आए थे, वो सारे डेफिनेशन से ही निकल के आए थे, ठीक है। ये वाले जो इसेंशियल्स है तुम्हारी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करो। उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले इसेंशियल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, must be capable of creating legal relations। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ये चीज हमने शुरू में कॉन्ट्रैक्ट के भी इसेंशियल्स में पढ़ा था ना, जो सेक्शन 10 के हिसाब से नहीं दे रखे थे, उनमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल रिलेशंस क्रिएट करने के उसमें होना चाहिए। ऑफर देने के पीछे भी आपका क्या इंटेंशन होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशंस क्रिएट करें, कि अगर कल को मेरा दिया हुआ ऑफर सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे क्या हो जाएगा, हम दोनों लीगली बाउंड हो जाएंगे, मतलब मुझे भी मेरी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, मेरे राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं, उसके भी राइट्स ऑब्लिगेशंस हैं जो उसको फुलफिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक सोशल इनविटेशन अगर दिया जा रहा है, सोशल ऑफर दिया जा रहा है, तो क्या वो भी यहाँ पे वैलिड ऑफर होगा क्या? इन द सेंस कि अगर मैं किसी को मेरी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रही हूँ और उसने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, एक्सेप्टेंस दे दी उसने, बाद में नहीं आया तो स्यू कर दूंगी क्या? नहीं ना। तो ऐसे सोशल इनविटेशंस या सोशल ऑफर्स जो हैं, क्या वो वैलिड होते हैं? नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज उनके पीछे हमारा कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता, ऐसा। तो इसमें बस एक लाइन लिखेंगे, सोशल रिलेशंस, एक सेकेंड, सोशल इनविटेशंस और ऑफर even if accepted, social invitations या offer even if accepted does not create legal relations।
अब इस पॉइंट का हेडिंग लिख करके तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहला लाइन तो वही पुट कर देना जो हेडिंग बोल रही है, ठीक है, कि एन ऑफर, अ वैलिड ऑफर शुड बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज, एज इट इज, यही सेम लाइन लिख देना। फिर उसके नीचे तुम ये लिख देना सोशल इन्विटेशंस ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मैं तुमसे नोट्स जो है ना वो शॉर्ट में कंसाइज मैनर में बना रही हूँ, आंसर्स थोड़े से तुम लोगों को वहां पे डिस्क्रिप्टिव करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हेडिंग हम कभी भी लिखते हैं तो ट्राई करो हेडिंग लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखें। अभी नोट्स में तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे एग्जाम के अंदर है तुम जितना साफ सुथरा लिखोगे ना उतना एग्जामिनर इंप्रेस होगा आंसर शीट से। ओके, सेकंड लिखेंगे इसमें, मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट, नॉट वेग। सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। बस इसके एक्सप्लेनेशन में यही चीज क्रिएट कर लेना। एक मैं इसमें एग्जाम्पल लिखवा रही हूं, वो एग्जाम्पल लिख लो। वैसे सर्टेन और डेफिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, और वेग का मतलब बकवास होता है या आलतू फालतू चीजें, उसको हम वेग बुलाते हैं। हिंदी में चाहे लिख लो मीनिंग इसका, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिखवा रही हूं। ए offers B to sell 100 kilos of oil. अभी यहाँ पे ए बी को ऑफर दे रहा है कि मैं तुम्हें 100 किलोज ऑफ ऑयल सेल करना चाहता हूं। अब ये ऑफर सर्टेन डेफिनेट है या नहीं है? है या नहीं है? अब देखो, ऑयल तो तुमने बोल दिया, ऑयल कितनी वैरायटीज के ऑयल्स आते हैं मार्केट में, है ना, लेकिन कौन सा ऑयल है तुम क्लियरली बोलो। अगर तुम इसमें कहते हैं कि कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, ऐसे तुम क्लियरली स्पेसिफाई करते ना, तब वो क्या होता, सर्टेन होता या डेफिनेट होता। अभी तुमने ऐसा लिखा है ना, तो इससे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा तेल बेचने की बात हो रही है। फाइन, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ऐसा इसमें लिखो आगे। हम्म, ये वाला आपका ऑफर जो है ये क्या है, नॉट सर्टेन। ओके, वेयर एज मैं एक और इसके नीचे एग्जाम्पल लिख रही हूं। A offers B to sell 100 kilos of mustard oil. अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है, ये वाला ऑफर जो है, ये सर्टेन है और डेफिनेट भी है। ठीक है, अब समझ आ गया सर्टेन का मतलब और डेफिनेट का मतलब क्या है। अभी जैसे यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लिया है, ए ने बी को कार सेल करा था, हमने डे वन जो एग्जाम्पल देखा था। अभी वो गाड़ी बेचने के लिए कह रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है या कितने रुपए में बेचूंगा, तो फिर वो ऑफर सर्टेन है क्या? नहीं है। लेकिन मैं अगर कह रही हूँ कि हाँ मेरे पास है ना इनोवा गाड़ी है, मैं वो सेल करना चाहती हूँ, कितने लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में, तो ये ऑफर आपका कंप्लीट है, सर्टेन है और डेफिनेट है, इसमें वेग कुछ भी नहीं है। ऐसा। ओके, तो आप ये एग्जाम्पल्स दे करके भी इस चीज को समझा सकते हो कि ये सर्टेन है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, मस्ट बी कम्युनिकेटेड communicated to
offeree. Must be communicated to offeree. इसमें लिखेंगे explanation, unless an offer is communicated there can be no acceptance by it. एक चीज तो हमने ये लिखी और एक और ये है बुलेट, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर in ignorance of offer. In ignorance of offer is not acceptance. इस वाली लाइन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना. अच्छा, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है. मतलब अगर ए बी को अपनी कार सेल करना चाहता है तो इंपॉर्टेंट है ना कि बी को कम्युनिकेट करे ये चीज कि भाई तुम मेरी कार खरीदोगे क्या, ऐसा करके. अगर आपने उसको बोला ही नहीं वो चीज, सपोज करो जैसे पुराने जमाने में लेटर्स चलती थी, अगर तुमने वो लेटर बना करके लेटर ऑफ ऑफर बना के अपने पास रख दिया, ड्रॉर में रख दिया, उसको दिया नहीं, तो उसके पीछे एक्सेप्टेंस आ सकती है क्या? आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपना विलिंगनेस तो एक्सप्रेस किया ही नहीं, सिग्निफाई किया ही नहीं सामने वाले को. इसलिए कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट आप अगर सामने वाले को अपना ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है. एक बात तो ये है. दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं ये, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस. इस लाइन का मतलब कोई बताएगा मुझे, इंटरप्रिटेशन ट्राई करो मीनिंग निकालने का इसका. हम्म हम्म अच्छा ओके. और कोई ओपिनियन बॉयज? नहीं आ रहा. ये बोल रहे हैं एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट तो कर लेते हो लेकिन इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, मतलब तुम्हें ऑफर के बारे में नहीं पता है लेकिन तुमने उसको एक्सेप्ट कर दिया, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? नहीं होगी. अब ये तुम्हें लाइन शायद अभी समझ नहीं आएगी, इसको भी हम लोग है ना एक केस लॉ के उससे समझते हैं. तो केस लॉ का नाम अभी हम लोग इसी के रेफरेंस में लिखेंगे और वो नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. काफी लैंडमार्क केस लॉ है ये, इसका नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. अभी यहां पे क्या हुआ था, ये जो लेडी है बाय द नेम गौरी, ठीक है, लालमन शुक्ला इसका है ना सर्वेंट था.
ओके। अब एक दिन क्या होता है, ये जो गौरी दत्त है ना, इसका नेफ्यू था, नेफ्यू मतलब भांजा, वो खो गया कहीं पे, मिल नहीं रहा था। अब ये क्या करी, क्योंकि लालमन इसका बहुत पुराना सर्वेंट था, तो इसने सोचा कि यार मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाकर के बच्चे को ढूंढूं कि वो कहाँ है। तो लालमन उसको ढूंढने निकल गया। अब इतने में क्या हुआ, पीछे से लालमन के जाने के बाद गौरी ने एक ऑफर अनाउंस किया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा ना, भांजे को, भतीजे को, वॉटेवर, उसको जो भी ढूंढ के लाएगा ना, उसको हम लोग है ना 5,000 रुपीज एज अ रिवॉर्ड पे करेंगे, ऐसा। ठीक है, समझ आया। लालमन के जाने के बाद गौरी ने क्या किया, ये रिवॉर्ड अनाउंस किया। अब क्या हुआ, लालमन जो है वो इसके नेफ्यू को ढूंढ के ले आया। ओके, ढूंढ के ले आया। जब ढूंढ के लाया ना, तो उसके आने के बाद उसको पता लगता है कि अच्छा मेरे पीछे से गौरी ने इस टाइप का कोई रिवॉर्ड अनाउंस किया था। फाइन, उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे जाने के बाद पीछे से गौरी ने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया है। अब क्योंकि उसको ये पता लग गया कि अच्छा ये रिवॉर्ड ऐसा आया था और मैं ही तो ढूंढ के लाया हूं इसके भतीजे को, तो अब मुझे ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उसने जाकर के गौरी से क्लेम किया। गौरी ने उसको पेमेंट नहीं किया, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें तो रिवॉर्ड दिया ही नहीं था और तुमने तो रिवॉर्ड सुना ही नहीं था, राइट। बाद में क्या हुआ, लालमन ने गौरी के ऊपर केस फाइल कर दिया, सेइंग कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इसके टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर ली है ऑफर की। हाँ, कोर्ट ने कहा कि क्या तुम वहां मौजूद थे जब इसने तुम्हें ऑफर दिया था? थे, प्रेजेंट थे तुम वहां पे? नहीं थे ना। लालमन प्रेजेंट था तब? प्रेजेंट नहीं था। क्या लालमन ने उसके ऑफर के बारे में तब सुना था क्या, जब वो उसके नेफ्यू को ढूंढने जा रहा था? तभी भी नहीं सुना था। तो एक ऐसा ऑफर जिसे तुमने सुना ही नहीं है, जो ऑफर तुम्हें कम्युनिकेट ही नहीं किया गया था, उस ऑफर का तुम एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? समझ आया? एक ऐसा ऑफर जो तुम्हें कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, तुम उस ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। इवन दो तुमने उस ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म तो कर दिया, वो तुमने परफॉर्म कर दिया, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे और तुम रिवॉर्ड लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो। ये आया था इसके अंदर जजमेंट। ओके, कहानी समझ आई पूरी? तो एक ऐसा ऑफर जो तुमने सुना ही नहीं है, वो ऑफर के लिए तुम एलिजिबल भी नहीं हो। अच्छा, ये तो वही बात हो गई। एक सिंपल सी बात वो सुनो, एग्जाम्पल। अभी तुम लोग है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडमिशन लेने आए, ठीक है, और एडमिशन तुम किसके रेफरेंस से लेने आए? सपोज करो तुमने है ना हमारा कोई इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट देखा, ओके, और उस पोस्ट पे लिखा हुआ था कि जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट लेंगे। फाइन। तो तुम जब यहाँ पे आए ना, तो हमने तुमसे पूछा कि भाई तुम किसके रेफरेंस से आए हो, कि कोई पुराने बच्चे हैं हमारे उनके रेफरेंस से आए हो, कि तुमने कहीं हमारी एड देखी, कि कोई होर्डिंग लगा हुआ था वो देख के आए हो। तो तुमने कहा कि हम तो किसी बच्चे के रेफरेंस से आए हैं, ठीक है, मतलब मेरे घर में कोई पढ़ के गया होगा आपके इंस्टीट्यूट से, तो हम उसके रेफरेंस से आए हैं। अच्छा, फिर आने के बाद तुम्हें पता लगता है कि इंस्टाग्राम पे 10% का डिस्काउंट अनाउंस हुआ था। बट अब मुझे ये बताओ, ये 10% का ये जो डिस्काउंट हमने ऑफर दिया था, ये ऑफर किसके लिए है? जो इंस्टाग्राम की पोस्ट देख के हमारे पास आया है। सही बात है ना। जो अगर किसी और रेफरेंस के थ्रू आया है उसको ये डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन तुम यहाँ आने के बाद फिर हमसे क्लेम कर रहे हो कि ये डिस्काउंट दे दो, तुम तो ये स्कीम चला रखे हो ना। हम कहेंगे भाई तुम किसके रेफरेंस से आए हो? किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के रेफरेंस से आए हो, तो फिर तुम्हें ये रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा? तुम्हें नहीं मिलेगा ना। तो जो ऑफर का तुम्हें पता ही नहीं था, उस ऑफर का हम एक्सेप्टेंस कैसे ट्रीट कर ले? कैसे ट्रीट कर ले? नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये वही बात हो गई। अब ये वाला केस मुझे बताओ, समझ में आ गया? स्टोरी समझ आ गई? ठीक है। तो कुल मिला के नतीजा क्या निकला? लालमन को मिलना चाहिए रिवॉर्ड या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। रीजन क्या था? रीजन उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। सिंपल सी बात है। अगर ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तुम्हें और तुम कोइंसिडेंटली उसको परफॉर्म करके आ गए हो, तो भी तुम उसको क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो, क्योंकि जो ऑफर तुमने सुना नहीं है उसका एक्सेप्टेंस कैसे आ सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, हमेशा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आगे बढ़ता है ना। पहले डायरेक्टली एक्सेप्टेंस थोड़ी आ जाएगा और बाद में ऑफर आए, उल्टा थोड़ी हो सकता है। नहीं हो सकता। ये कहानी है इसकी। तो लिखो, इसके फैक्ट्स लिखो। अब तुम्हें ऊपर वाला स्टेटमेंट समझ आ गया? एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर। एक्सेप्टेंस तो तुमने दे दी, लेकिन ऑफर को जाने बगैर ही। तो ये कैसी एक्सेप्टेंस है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें लिखो स्टोरीज की।
गौरी और ये लालमन। लालमन गौरी का क्या है? सर्वेंट है। गौरी का जो नेफ्यू था, नेफ्यू वॉज मिसिंग। लालमन वेंट टू सर्च हिम। Held he was not entitled to reward as the offer was not communicated to him. नंबर्स डाल देती हूं। सबसे पहला ये वाला पूरा लिख देना कि गौरी का नेफ्यू मिसिंग था, उसने रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, उसका एक सर्वेंट था लालमन जो ये पूरी चीज ढूंढने गया, और जब ये ढूंढ के लाया तो उसको पता लगा ऑफर के बारे में और उसने क्लेम किया, एंड लास्ट स्यूट फाइल करने पर उसको ये जजमेंट मिला। ठीक है, नोटेड। अब क्लियर है ये पूरा केस हो। तो अभी तक हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने केसेस पढ़ लिए? 3 केसेस पढ़ लिए। क्या क्या नाम थे? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एंड तीसरा? ठीक है,
ओके, याद हो रहे हैं धीरे धीरे नेम्स इसके। फाइन। अभी हमने कितने रूल्स लिख लिए, कितने एसेंशियल्स लिख लिए हम लोगों ने? 3 लिख लिए। ठीक है, फोर्थ लिखो फिर इसमें। मस्ट बी मेड with a view to obtain assent of other party. Fifth, offer may be conditional offerer says that I will accept payment only in cash. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? वही ऑफर देने के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है? सामने वाली पार्टी का असेंट ऑब्टेन करना, राइट? असेंट ही लेना होता है ना उसका। तो वही हमने ऊपर लिख दिया है। इसी सेम पॉइंट की तुम एक लाइन क्रिएट करके लिख देना एक्सप्लेनेशन में, ठीक है? ऑफर में भी कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब क्या है? कोई ना कोई कंडीशंस आपने उसमें इंपोज करी है, टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें लगानी है, ठीक है? तो शर्त क्या हो सकती है? जैसे अगर मैं तुम्हें कार सेल कर रही हूं तो मेरी कंडीशन ये है कि तुम पूरा का पूरा पेमेंट कैसे करोगे? कैश में करोगे, या आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई, कुछ भी। मतलब मैं ऐसी अगर कोई शर्त पुट कर रही हूँ कि कार तुम्हें ऑफर तो कर रही हूं मैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पेमेंट पूरा 100% कैश में आएगा, ऐसी शर्तें लागू हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। अब सिक्स्थ वाले पॉइंट में तुम स्पेसिफिक ऑफर को डिफाइन कर दोगे और जनरल ऑफर को डिफाइन कर दोगे, ठीक है? इसलिए मैं दोबारा इसमें नहीं लिख रही हूं। अगर तुम चाहो तो पेंसिल से इसके नीचे लिख दो डिफाइन स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर, ठीक है? इसके एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे? इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे। ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और, याद है हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वाला पढ़ा था, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा था ना इसे? तो एक्सप्रेस्ड वाले क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस किए जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? ओरल में या राइटिंग में, है ना? तो वही सेम चीज तुम्हें यहाँ पे भी लिखनी है। एक्सप्रेस्ड ऑफर कैसा होता है? इधर ओरल में या राइटिंग में एक्सप्रेस किया गया है। और इम्प्लाइड वाला कैसे इम्प्लाइड होता है? बिल्कुल, बाय एक्ट या कंडक्ट भी बोल सकते हो। वही सेम चीज जो हमने उधर लिखी थी ना, वही सेम तुम्हें यहाँ पे भी लिखनी है। एट्थ पॉइंट, ऑफर should not contain a term
the non-compliance of which would amount to acceptance. Example, offers to buy his phone. ए बी को ऑफर दे रहा है उसका फोन खरीदने के लिए, एंड इफ B does not reply in a week, it will be treated as acceptance. और इस टाइप का ये जो आप कर रहे हो ये पूरा क्या है, इनवैलिड है. दिस इज नॉट वैलिड. ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है इसको समझो. ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपके ऑफर में कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, अगर उनको आपने फॉलो नहीं किया, नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या है, अगर आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेंस बन जाएगा. बट ये चीज तो गलत है ना. जैसे अभी यहाँ पे ए बी को ऑफर कर रहा है कि क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे, ठीक है, बट अगर तुम एक हफ्ते में, तो तुम सोच करके मुझे एक हफ्ते में जवाब दे देना. अगर तुम एक हफ्ते में जवाब नहीं देते हो तो मैं उसको क्या मान लूंगा, एक्सेप्टेंस मान लूंगा. ये ठीक लग रहा है क्या ऐसा कहना? भाई हमें तो उल्टा मानना चाहिए ना, कि अगर सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे रहा है एक हफ्ते में, तो हम लोग उसको क्या मानते हैं नॉर्मली, कि ये इंटरेस्टेड नहीं है. नहीं है तभी इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, हम उसको ऑटोमेटिकली यस तो नहीं मान लेंगे ना, हम हमेशा इसको ना ही मानते हैं. तो ये कह रहा है कि अगर इसने ऐसी कंडीशन डाली ना ऑफर के अंदर कि तुम एक हफ्ते में मुझे नहीं बताओगे तो मैं इसको अपने आप ही एक्सेप्टेंस मान लूंगा, ऐसी कंडीशन क्या है, इनवैलिड है. ये बिल्कुल ही गलत है, आप इसको ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते हो. एक्सेप्टेंस जब तक सामने वाला क्लियरली नहीं देगा, बोल के नहीं देगा, तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है. तो ऑफर में ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए, सिंपल. ठीक है, ये क्लियर है. अब इसके बाद एक लास्ट हमारे पास इसमें आ रहा है, कौन सा पॉइंट आएगा अभी, 9th ना. इसमें लिखो ऑफर इज different from, offer is different from, चार चीजें हैं जिनसे हम कह रहे हैं कि ऑफर हमारा डिफरेंट होता है. 1, 2, 3 एंड 4. पहला, स्टेटमेंट ऑफ, इसके आगे लिखो मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन.
offer is different from an answer to the question. Statement of price लास्ट है invitation to make an offer. सबको एग्जाम्पल से ही समझेंगे. ये चार चीजें इन्होंने जो यहाँ पे लिखी हैं, ये कह रहे हैं कि ऑफर जो है वो इन सब चीजों से अलग होता है. मतलब इन सबको हमें ऑफर की तरह ट्रीट नहीं करना है. ऑफर अलग है और ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, आंसर टू अ क्वेश्चन, ये सारी चीजें ऑफर से डिफरेंट होती है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, क्या डिफरेंस है? पहले पॉइंट में इन्होंने लिखा है मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन. कोई सिर्फ अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है तुम्हें, बट उसका पर्पस ये नहीं है कि वो तुमसे यस या नो सुने. तो इसको भी हम ऑफर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे. जैसे सपोज करो अगर पापा हैं, वो किसी को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के, बड़े वाले बेटे के नाम पे करूं. तो वो सिर्फ अपनी क्या कर रहे हैं? इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, बट क्या वो उस बच्चे को ऑफर दे रहे हैं क्या कि क्या तुम लोगे या तुम एक्सेप्ट करते हो क्या अगर मैं सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें गिफ्ट कर दूं? तो ऐसा कुछ पूछ रहे हैं क्या? वो पूछ नहीं रहे हैं. वो सिर्फ अपना क्या कर रहे हैं? इंटेंशन कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें आप सिर्फ, अब वही बात हो गई, याद करो ऑफर वाली डेफिनेशन. उसमें हमने क्या लिखा था कि तुम अपना विलिंगनेस तो सिग्निफाई कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है? सामने वाले का असेंट ऑब्टेन करना है. बट इस वाली लाइन को सुनकर के तो मुझे नहीं लग रहा कि पापा किसी का असेंट लेना चाहते हैं. नहीं ना. तो इसीलिए ये डिफरेंट है फ्रॉम एन ऑफर. ऐसा इसमें लिखो एग्जाम्पल. फादर expresses his wish to transfer all his property to father expresses his wish to transfer all his property to his elder son. आंसर टू द क्वेश्चन में एग्जाम्पल दो. रिप्लाई गिवन टू अ पर्सन सेंडिंग कोटेशंस. सिर्फ रिप्लाई दे रहे हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. Only quoting the price of goods is not an offer. अब invitation to make an offer, इसके लिए डैश डैश कर लो.
और हम इसको नीचे लिख करके अलग से पूरा डिटेल टॉपिक जो है वो कल पढ़ेंगे। इसका इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ चार्ट में नहीं लिखेंगे, उसको हम कल कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी लास्ट इसेंशियल है ये हमारे पास वैलिड ऑफर के 9 इसेंशियल्स हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि ऑफर डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है ऑफर? इन 4 चीजों से डिफरेंट है। इन चारों चीजों में कहीं भी मुझे पढ़ करके ये नहीं लग रहा है कि सामने वाला तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारी असेंट ऑब्टेन कर रहा है ना। जैसे पहला लिखा हुआ है इसमें मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। फादर सिर्फ क्या एक्सप्रेस कर रहे थे? अपनी विलिंगनेस, अपना इंटेंशन कि मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे बड़े वाले बेटे के नाम पे करना चाहता हूं। वो उससे पूछ नहीं रहे हैं कि तेरे नाम पे कर दूं क्या, ऐसा। तो ये ऑफर है या नहीं है? नहीं है। एन आंसर टू अ क्वेश्चन, जैसे किसी इंसान ने तुम्हें कोटेशन भेजा है, कोटेशन समझते हो ना, प्राइस का पूरा वो लिस्ट भेजा है। अब तुमने उसके बदले उसको रिप्लाई किया कि भाई कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम उससे पूछ रहे हो, मतलब एक तरीके से तुम उसको ये पूछ रहे हो कि भाई ये कोटेशन आपने कैसे निकाला, ये कैलकुलेशन तुमने कैसे किया, या तुम उसको जवाब में दे रहे हो कि नहीं तुम बहुत महंगा दे रहे हो, डिस्काउंट करो, ऐसा वैसा कुछ बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? ऑफर नहीं है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस, अगर सामने वाला तुम्हें अपने गुड्स का प्राइस भी कोट कर रहा है तो वो भी क्या है? ऑफर नहीं है, वो ऑफर नहीं होता है। अब जैसे हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कई बार हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बीच बीच में किसी मिंत्रा के, अमेजोन के कोई ऑफर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग वहां पे जो हमें प्राइस बता रहे हैं कि भाई इस टाइम पे सेल में ये प्राइस है, तो क्या वो ऑफर दे रहे हैं हमें? नहीं, वो ऑफर नहीं दे रहे हैं। ओके, वो ऑफर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्राइस कोट कर रहे हैं अपना। दैट इज नॉट एन ऑफर। अब ये चीज तुम्हें थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, इसको हम लोग पढ़ेंगे इनविटेशन टू मेक एन ऑफर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इस टॉपिक को एक बार होल्ड पे रखते हैं, हम ये कल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन, तो 9 के 9 इसेंशियल्स जो है वैलिड ऑफर के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब ध्यान रखना कि इसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर अलग थे, वैलिड ऑफर अलग थे। उस वाले टॉपिक में हमने सारे डेफिनेशन के ही पॉइंटर्स देखे थे और कुछ खास नहीं था उसमें। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये वैलिड ऑफर वाले एसेंशियल्स है। ओके, तो आगे का फिर हम लोग कल कंप्लीट करते हैं।